Assalamu alaikum. This is Maria Jalal, and we are going to start our next chapter, which is stakeholders. हमने पहले चैप्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा और इसको अच्छी तरीके से हमने समझा कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से जो है वो चलती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होती हैं, किन सेक्टर्स में जो है ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती हैं। इसके अलावा हमने उन सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राइमरी जो पर्पस होता है वो क्या होता है और वो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने पर्पस को फुलफ़िल करते हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन सेक्टर्स में इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। असल में जो वो चैप्टर था उसमें जो हमारा मोटिव था वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से था। अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम स्टेक होल्डर के हवाले से जो है वो बात करेंगे और इस चैप्टर में जिस तरह से ये पॉइंट्स हैं जिसमें बता रहे हैं कि हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले स्टेक होल्डर को समझना है कि स्टेक होल्डर क्या होता है और स्टेक होल्डर के साथ साथ एजेंसी रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन करेंगे। बिजनेस में किस तरह से एजेंसी रिलेशनशिप फॉर्म होती है और इसके साथ साथ वो वेरी करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि हम इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन होते हैं और इनकी जो इनकी ये क्यों जो है वो इन कैटेगरीज में जो है वो इन्वॉल्व मतलब इनको स्प्लिट किया गया है। तो इनकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होंगी और ये क्या क्यों इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कहलाते हैं। इसी तरह हम उनके इम्पैक्ट को जानेंगे कि इंटरनल स्टेक होल्डर का किसी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, कनेक्टेड स्टेक होल्डर का जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है और इसी तरह एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का क्या इम्पैक्ट होता है। उसके बाद जो पॉइंट 3 है वो ये कि हम आइडेंटिफाई करेंगे मेन स्टेक होल्डर ग्रुप्स को और उनके ऑब्जेक्टिव को। हर ग्रुप के मेन स्टेक होल्डर ग्रुप को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे और उस ग्रुप का क्या ऑब्जेक्टिव होगा इसको हम समझेंगे। इसी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इसके साथ साथ अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो किस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम कंपेयर करेंगे पावर और इन्फ्लुएंस वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप का और उनकी नीड्स क्या होती हैं और वो किस तरह से हम उनको अकाउंट फॉर करते हैं, जैसे कि मेंडेलो फ्रेमवर्क में होता है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जब चैप्टर का एंड होगा तो हर चीज़ हमें समझ आने लगेगी ईजिली। अब स्टार्ट लेते हैं हम। सबसे पहले तो जिस तरह अगर जो भी ये जिसका भी एसीसीए का पहला पेपर है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसने कभी भी इस टर्मिनोलॉजी को सुना नहीं होगा। लेकिन जो भी F3 या F2 पढ़ के आया है तो उसको ज़रूर इस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होगा कि स्टेक होल्डर किसे कहते हैं और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में कितनी उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको जिस तरह से मैंने पहले लेक्चर में बताया कि डेफिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि डेफिनेशन एग्जामिनर आपको एज इट इज़ कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में प्रोवाइड करता है और उस डेफिनेशन को ट्विस्ट करके वो ऑप्शंस में जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको डेफिनेशन के बारे में सही से पता नहीं होगा तो आप इजीली उसमें ट्रैप हो जाएंगे और गलत ऑप्शन जो है उसको मार्क आउट कर देंगे। तो डेफिनेशन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ समझनी है, पढ़नी है ताकि आपके दिमाग में रहे हर वर्ड जो उस डेफिनेशन में था। राइट। तो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में ये है कि स्टेक होल्डर आर एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स दैट कैन इफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। स्टेक होल्डर हर वो एंटिटी या हर वो इंडिविजुअल एंटिटी, क्यों? क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर हो सकती हैं और वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर परचेज किए हों और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ स्टेक होल्डर आपसे लिंक्ड हो। तो हर वो इंडिविजुअल या एंटिटी जो जिसको असर होगा या वो अफेक्ट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से, वो स्टेक होल्डर कहलाता है। स्टेक होल्डर डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे और उनके गोल्स पे। ऑर्गेनाइजेशन जितनी जल्दी अपने गोल्स को अचीव करेगी स्टेक होल्डर का उतना ही फायदा होगा। यानी दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट टू दी
ऑर्गेनाइजेशन. स्टेक होल्डर डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को टू फुलफिल देयर ओन गोल्स एंड टू होम इन टर्न द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स. ऑर्गेनाइजेशन भी अपने स्टेक होल्डर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि उनको भी इन टर्न जो अपनी कैपिटल रेजिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने का एक मौका मिलता है, क्योंकि स्टेक होल्डर आपके शेयर परचेज करते हैं और उसी की वजह से आप जो है वो अपने कैपिटल को जनरेट करते हैं. या स्टेक होल्डर आपसे लिंक्ड है डायरेक्टली किसी भी मकसद से, तो वो आपको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाती है. इसी तरह स्टेक होल्डर की बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी. अब एजेंसी थ्योरी का स्टेक होल्डर से क्या ताल्लुक है, तो F1 में एजेंसी थ्योरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरीज में से एक थ्योरी है जो एग्जामिनर आपको पेपर में ज़रूर पूछता है, और इसका किससे लिंक है ये भी पूछता है, तो इसका हमेशा स्टेक होल्डर से लिंक होगा. एजेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स और प्रिंसिपल्स इन एन organization and are the primary fund providers, while directors are the agents who are hired by shareholders to run the company on their behalf. इसमें एजेंसी थ्योरी में आपको बेसिकली ये बताया गया है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर हैं, राइट. लेट मी जस्ट, आपको ये बताया गया है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो हैं ओनर्स, राइट. और ओनर्स क्या होते हैं, अगर आप एजेंसी रिलेशनशिप आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो ओनर्स बेसिकली आर प्रिंसिपल्स. एजेंसी रिलेशनशिप जो है उसका मेन एलिमेंट जो है वो प्रिंसिपल होता है, मेन एलिमेंट, ठीक है. तो शेयर होल्डर्स क्या है, दे आर प्रिंसिपल्स और इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ओनर्स होते हैं तो दे आर प्रिंसिपल. और इसी के साथ साथ जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो हैं हमारे एजेंट्स. एजेंट्स हमेशा प्रिंसिपल के लिए काम करता है. तो इनका जो लिंक है, जो ये इनका लिंक बना है वो इस तरह से बना है कि एजेंसी रिलेशनशिप में जो शेयर होल्डर होता है वो ओनर होता है, यानी वो प्रिंसिपल होता है, और जो डायरेक्टर होता है वो शेयर होल्डर का एजेंट होता है, यानी वो शेयर होल्डर के गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करता है और वो एजेंट कहलाता है. आपने एक एग्जाम्पल या अपनी डेली जो एक लाइफ है उसमें देखी होगी कि जब भी हम एक होम रेंट पे लेते हैं या एक होम परचेज करते हैं, तो हम एक एजेंट हायर करते हैं. वो हमारे लिए हमारा काम अंजाम दे रहा होता है, यानी प्रिंसिपल हायर करता है एजेंट को फॉर द पर्पस ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ. आपका कोई पर्पस है अल्टीमेट, आप उसको अचीव करने के लिए खुद नहीं कर सकते वो काम, लेकिन आप किसी को हायर करते हैं तो वो आपका एजेंट कहलाता है. सिमिलरली शेयर होल्डर जो है वो ओनर है या प्रिंसिपल है, उनका बेसिक जो अल्टीमेट गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को अचीव करे, प्रॉफिट जनरेट करे, ये शेयर होल्डर का एक गोल है. तो उसको अचीव करने के लिए जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी का पार्ट होते हैं, और वो जो है वो कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो शेयर होल्डर के एजेंट है अल्टीमेटली, राइट. तो इस पूरे पैराग्राफ में यही बात बताई है. और एजेंसी रिलेशनशिप जो एजेंट को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे एजेंसी रिलेशनशिप को F1 में, तब आपको और ज़्यादा एक डिटेल में ये चीज़ समझ आएगी कि एजेंसी रिलेशनशिप किस तरह से जो है वो वर्क करती है. एक पूरा चैप्टर है इस पे और एक पूरी थ्योरी है, वो आपको आगे जाके F1 में इंशाल्लाह सही से समझ आएगी. इसी तरह द थ्योरी सजेस्ट दैट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स स्टेक होल्डर शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर्स. Directors should ensure as agent that they are considering all stakeholder and their interest when taking decision. ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है, जो एजेंसी थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ये सजेस्ट करती है कि कंपनी का इंटरेस्ट और स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट जो कंपनी रन करते हैं डायरेक्टर्स, उनको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि वो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करें, और उनको हमेशा प्रेफरेंस देनी है स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि दे आर द की एलिमेंट ऑफ द कंपनी. तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा उनको स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट पे जो है वो प्रेफरेंस देनी है उनको. इसी तरह डायरेक्टर एजेंट की तरह जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं, तो उनको शेयर होल्डर यानी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए जब भी वो कोई मेन डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लें. इसी तरह एजेंसी
एक मिनट, लेट मी जस्ट। इसी तरह एजेंसी थ्योरी जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि पार्टनरशिप में आपको बिल्कुल डिफरेंट इसकी एक जो है वो थ्योरी नजर आएगी। हर पार्टनर जो है वो अपनी कंपनी के लिए एजेंट जो है एज एन एजेंट जो है वो उस एक्ट पे बिहाव करता है। इसी तरह जब आप पार्टनरशिप को देखें तो इसमें ये नहीं होगा कि पार्टनरशिप में कोई स्टेक होल्डर होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स ही जो है वो स्टेक होल्डर है कंपनी के, राइट। और वो कंपनी के लिए काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो पार्टनर्स जो होंगे वो हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी काम करेंगे, तो वो उस कंपनी के उस पार्टनरशिप के एजेंट कहलाते हैं। इसी तरह उनको उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करें और कंपनी के प्रिंसिपल्स और उसकी जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए वो उस कंपनी के जो है वो इंटरेस्ट के लिए काम करे। इसी तरह इसमें हम नीचे देखेंगे टाइप ऑफ कंपनी है, यानी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटी है, एनजीओज जैसे। तो जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक इन तीनों कंपनीज में आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये एजेंसी रिलेशनशिप है। अब एजेंसी रिलेशनशिप वेरी करती है कंपनी ऑन द टाइप ऑफ कंपनी, यानी कंपनी किस टाइप की है। पब्लिक कंपनी है तो उसमें एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। पब्लिक सेक्टर कंपनी है यानी वो कंपनी जो ओन और कंट्रोल गवर्नमेंट के थ्रू होती है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है, तो उसमें एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह एनजीओज हैं और चैरिटीज हैं तो उसमें एजेंसी रिलेशनशिप बिल्कुल डिफर करती है। तो इसमें जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो इसमें प्रिंसिपल जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, फंड प्रोवाइडर्स, और जो एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टर्स होते हैं। यानी डायरेक्टर एजेंट हैं और उन्हें शेयर होल्डर यानी प्रिंसिपल के लिए काम करना है और उनको मैक्सिमाइज करना है फंड्स को, ताकि वो शेयर होल्डर की वेल्थ और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर सकें। यानी देखें, अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं तो ये इस तरह से है कि डायरेक्टर्स who are agents need to ensure that shareholder who are principals funds are used to maximize their wealth and in the best interest of the company। यानी डायरेक्टर्स उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये होगी कि वो कंपनी के और शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन ले, क्योंकि वो एज एन एजेंट बिहाव करते हैं शेयर होल्डर्स के, तो उनको शेयर होल्डर्स के जो अल्टीमेट गोल है उसका भी ख्याल रखना है। तो उनको ऐसा डिसीजन लेना है जिससे कंपनी और शेयर होल्डर दोनों का फायदा हो। तो ये एजेंसी रिलेशनशिप जो है ये पब्लिक कंपनी की है। इसी तरह पब्लिक सेक्टर कंपनी में यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रिंसिपल जो है वो टैक्स पेयर है, यानी कि हम फंड प्रोवाइडर्स हैं। जाहिर है जो टैक्स देगा वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल है। इसी तरह एजेंट जो है पब्लिक सेक्टर में दे आर इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जैसे आपने अगर देखा है कि कोई भी इलेक्टेड होता है अपनी काम को सरंजाम देने के लिए, तो दीज आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरेंस ऑफ देयर सर्विसेज, तो वो होते हैं एजेंट्स, राइट। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो एज एन एजेंट जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं, और प्रिंसिपल टैक्स पेयर यानी फंड प्रोवाइडर्स होते हैं जो टैक्स अदा कर रहे होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट होती है, एजेंसी रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज होती है। इसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स नीड टू इंश्योर दैट टैक्स मनी इज यूज्ड इन एन इकोनॉमिक एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू द पब्लिक। यानी पब्लिक आपको अगर टैक्स दे रही है, पब्लिक अगर प्रिंसिपल है, दे आर फंड प्रोवाइडर्स, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि एजेंट है अब प्रिंसिपल के, उनका ये फर्ज है कि वो उस टैक्स मनी को जो कि पब्लिक प्रोवाइड कर रही है उसको बेहतर तरीके से जो है इकोनॉमिकली एफिशिएंटली और इफेक्टिव मैनर में जो है वो यूज करें, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो पब्लिक को रिसीव हो, राइट। तो ये एजेंसी रिलेशनशिप है पब्लिक सेक्टर कंपनी की। अगर हम एनजीओज की बात करते हैं और चैरिटीज की बात करते हैं तो इसमें इंटायरली डिफरेंट है। इसमें जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो डोनर हैं यानी फंड प्रोवाइडर। आप किसी भी चैरिटी में चले जाएं तो उसमें कोई ना कोई आपको फंड जरूर प्रोवाइड कर रहा होता है। उसमें शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स नहीं होते, उसमें डोनर्स होते हैं, यानी वो फंड प्रोवाइडर्स होते हैं। इसी तरह एजेंट जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है। आप किसी ट्रस्ट को अगर देखें, अगर आप गूगल पर सर्च करें और उसमें
आप ट्रस्ट को सर्च करें तो उसमें यही बताएंगे कि ट्रस्ट हर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट का इदारा होता है और जो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, एनजीओज में आता है, चैरिटीज में आता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। कुछ एक लोगों का एक मतलब एक ग्रुप होता है जो उस ट्रस्ट को चला रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो फायदा होता है वो आपकी ओवरऑल जनरल पब्लिक का होता है। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं, और उनका जो प्रिंसिपल होता है वो डोनर यानी फंड प्रोवाइडर होता है, और वो मेक श्योर करता है कि मेरा जो फंड है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च हो रहा हो। तो जो एजेंट होते हैं उनको ये जरूर उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो फंड प्रोवाइडर है उनके पैसे सही जगह पे लगे और बिल्कुल सही तरीके से जो है वो उस पर काम हो। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इंश्योर दैट डोनेशन आर यूज फॉर द बेनिवोलेंट पर्पस ऑफ द चैरिटी. A charity needs to have a purpose, for example, providing food and shelter to the less fortunate. This is called their benevolent purpose. Benevolent purpose वो होता है जिसमें आपका कोई एक मकसद होता है किसी चीज को कायम करने का। ट्रस्ट के या चैरिटी के कायम करने का मकसद ये होता है कि वो जो है वो लोगों के लोगों को बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो प्रोवाइड करें, जैसे कि फूड है, जैसे कि शेल्टर है। ऐसे लोग जो थोड़े लेस फॉर्चुनेट यानी थोड़े गरीब होते हैं उनको ये बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये बेनेवलेंट पर्पस कहलाता है कि आप किसी को किसी ऐसे इदारे को कायम करें जिसका जो प्राइमरी मकसद है, प्राइमरी गोल है, वो ये हो कि टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द लेस फॉर्चुनेट पीपल, राइट। तो ये आपको 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको पता चल गई कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर है, एनजीओज है, चैरिटीज हैं, और इनका आपको रिलेशनशिप पता चल गया, एजेंसी रिलेशनशिप, कि कौन प्रिंसिपल होता है, कौन एजेंट होता है। क्योंकि जब एजेंसी रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं तो उसमें हम 2 चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट पे। इनकी रिलेशनशिप ही एजेंसी रिलेशनशिप कहलाती है, राइट। तो ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया कि इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ कंपनी। इसी तरह टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब वो कौन होते हैं? वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट में या एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको आप सैलरी प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप बेसिक जो बोनसेस हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रमोशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो एक मकसद है वो ये होता है कि कंपनी जो है वो ग्रो करे, क्योंकि कंपनी जितना ग्रो करेगी उतना ही ये इंटरनली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ये ग्रो करेंगे। तो ये क्योंकि देखिए स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई स्टेक हो आपका, कोई आपका कोई जो है फायदा हो जिसकी वजह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हैं। तो फायदा जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स का होता है वो उनकी सैलरी होता है, उनके बोनसेस होते हैं, उनकी प्रपोर्शंस होती हैं। तो इस वजह से वो उस कंपनी से लिंक्ड होते हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन लोग आते हैं? एम्प्लॉयज आते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ आता है, राइट। इसी तरह हमारे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर दी सप्लायर्स, they are the customers and they are the shareholders. connected stakeholders वो होते हैं जो कंपनी के साथ कनेक्टेड होते हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी, मतलब वो इंटरनली कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे होते लेकिन कनेक्टेड होते हैं। और वो किस तरह से? सप्लायर जो है वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करता है, राइट। और कस्टमर्स जो होते हैं वो आपसे मटेरियल परचेज करते हैं, तो ये आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है। इसी तरह जो शेयर होल्डर्स हैं दे प्रोवाइड कैपिटल और फंड। तो ये जो होते हैं ये हमारे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी वो कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं
वो आपको कुछ ना कुछ जो है वो प्रोवाइड करें ताकि उनको एज अ रिजल्ट कुछ प्रोवाइड हो। जिस तरह से सप्लायर को अगर वो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है या कोई आपको चीज प्रोवाइड कर रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको इंटर्न आपसे कुछ चाहिए विच इज मनी। और इसी तरह कस्टमर्स जो है उनको अगर वो आपको मनी दे रहे हैं कोई चीज परचेज करने के लिए, तो उनको क्वालिटी आपसे जो है वो डिमांड करेंगे। इसी तरह शेयर होल्डर्स जो हैं वो अगर आपको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपसे जो आपके प्रॉफिट का हिस्सा है वो गेन करेंगे, राइट। तो ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसी तरह फाइनेंसर्स, इसमें फाइनेंसर्स जो है वो एक और पॉइंट है कनेक्टेड में कि फाइनेंसर्स यानी कि बैंक बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है और उस लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बेसिकली वो भी आपसे कुछ गेन कर रहा है। यानी अगर वो आपको लोन प्रोवाइड करता है तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक भी एक कनेक्टेड स्टेक होल्डर है, यानी वो एक फाइनेंसर है जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है और आपसे उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, राइट। तो ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की एग्जाम्पल्स होती है। इसको जरूर माइंड में आपको रखना है क्योंकि पेपर में आपसे एग्जामिनर ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है। तो नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड इन F1। आपको छोटी से छोटी डिटेल को भी अपने माइंड में रखना है। इसी तरह एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। इसी तरह गवर्नमेंट आती है और इसके साथ साथ कम्युनिटी जिसमें लोग रह रहे होते हैं वो भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में आती है। ये इसका मतलब ये होता है कि ना ये इंटरनली कंपनी का हिस्सा है ना ये कंपनी से कनेक्टेड है, बल्कि ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। ये एक्सटर्नली जो है वो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। ना ये इंटरनली अब कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, ना ये कंपनी को कुछ प्रोवाइड करें, लेकिन इनका असर कंपनी में जरूर होता है क्योंकि ये कंपनी से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, राइट। अब इसको हम डिटेल में जो है वो पढ़ते कि इसको हम लेट मी जस्ट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ये डिजिटल जो है वो चीज़ें होती हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये हाइलाइटर आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। खैर हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, हो गया अभी। तो इंटरनल स्टेक होल्डर के बारे में हम बात करते हैं, सॉरी फॉर द डिले। इंटरनल स्टेक होल्डर्स जो है वो कंपनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट, और दे आर कनेक्टेड, इंटीमेटली कनेक्टेड टू इट्स ऑब्जेक्टिव। कंपनी में मौजूद होने के साथ साथ दे आर कनेक्टेड टू दी कंपनीज ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल इंटरनल स्टेक होल्डर के एम्प्लॉयज और मैनेजर्स होते हैं। इंटरनल स्टेक होल्डर वॉन्ट सेवरल थिंग्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेयर वेजेस, जैसे कि मैंने बताया था कि उनकी सैलरी, दे वांट सैलरी, दे वांट जॉब सिक्योरिटी, दे वांट गुड वर्किंग कंडीशन, दे वांट प्रमोशंस, दे वांट बेनिफिट्स, दे वांट अथॉरिटी। यानी अगर इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज दे आर एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, तो वो अपनी कंपनी से चाहते हैं ये बेसिक चीजें कि कंपनी प्रोवाइड करे उनको। इफ दीज वांट्स आर नॉट फुलफिल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट्स में अकर लाइक एम्प्लॉयज रिजाइनिंग, हाई लेबर टर्नओवर, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट चेंज एंड पुअर परफॉर्मेंस। अब देखें ये जो है ये सब चीजें वो हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है अपने इंटरनल स्टेक होल्डर्स की बेसिक नेसेसिटीज को प्रोवाइड करने में, तो क्या होता है कि लोग रिजाइन करने लगते हैं, हाई लेबर टर्नओवर होता है। ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो उनकी डिमांड पूरी नहीं करती तो हाई लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि लोगों को बहुत तेजी से फारिग किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन से, यानी उनको निकाल रहे होते हैं। इसी तरह डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं लेकिन वो डीमोटिवेटेड है, यानी वो अपनी खुशी से काम नहीं करते, बट दे आर मतलब वो एक तरह से मजबूर होते हैं और इसलिए वो काम कर रहे होते हैं।
इसी तरह रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट चेंज, यानी अगर कंपनी में कोई चेंज इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि हम इस तरह से काम करेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पे एक रिफ्यूज़ल आता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि दे विल नॉट वर्क लाइक दिस। ओके, तो इसी तरह पुअर परफॉर्मेंस, यानी एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी परफॉर्मेंस सही तरीके से जो है वो नहीं अदा कर रहे होते। तो दीज आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फुलफिलिंग द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ इंटरनल स्टेक होल्डर्स, जो कि कंपनी नहीं कर पाती, तो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज कंपनी को देखने पड़ते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं कि कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स जो है वो कौन होते हैं। हमने जिस तरह से आपको बताया था कि दीज स्टेक होल्डर्स आर नॉट वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, रेदर दीज स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट हैव अ फाइनेंशियल लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने जिस तरह समझाया था कि उनका कोई भी मॉनेटरी या फाइनेंशियल लिंक होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी कि शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक्स और लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं और सप्लायर्स होते हैं। अब यहाँ पे इसको और इलेबरेट किया गया है कि शेयर होल्डर वांट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यानी जो इन्वेस्टमेंट वो किसी कंपनी में कर रहे हैं तो उनको एक सिक्योरिटी चाहिए होता है और उनको अपनी उस वेल्थ को जो उन्होंने प्रोवाइड की उसको मैक्सिमाइज करना होता है। तो ये दो चीजें शेयर होल्डर कंपनी से चाहता है और उसको वो फुलफिल करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन को ये डिमांड्स फुलफिल करनी पड़ती है, राइट। इसी तरह बैंक्स और लोन प्रोवाइडर्स होते हैं, दे वांट टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड द कंपनी टू फॉलो लोन टर्म्स एंड कंडीशन। अगर कंपनी बैंक या लोन प्रोवाइडर या फाइनेंस प्रोवाइडर से कोई जो है वो लोन लेती है, तो बैंक ये चाहता है कि कंपनी टाइमली पेमेंट करे जो भी ड्यूज है, और कंपनी उस लोन जो उसने लिया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करे टाइमली, राइट। इसी तरह कस्टमर्स जो है वो फेयर प्राइसेस चाहते हैं, गुड क्वालिटी चाहते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज चाहते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं और कनेक्टेड स्टेक होल्डर कहलाते हैं। इसी तरह सप्लायर्स वांट टाइमली पेमेंट्स एंड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो ये तो बेसिक reasons थे कि why they are connected stakeholders and what they want, right? If these wants are not fulfilled, the organization would have to face adverse consequences, like shareholders may sell their shares, banks may require immediate repayment of loan, suppliers may stop supplying raw material or may demand cash payments, and customers may stop buying products. अब अगर ये wants fulfill ना हो, जैसा कि मैंने बताया था इंटरनल स्टेक होल्डर में अगर उनकी wants fulfill नहीं होती तो consequences क्या होते हैं। इसी तरह जो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनकी डिमांड्स फुलफिल ना हो तो उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने में मिलते हैं, जिस तरह के शेयर होल्डर्स जो कि अपनी वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं और सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, अगर उनकी डिमांड फुलफिल ना हो तो वो अपनी शेयर्स को सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को उनके शेयर्स के बदले में उनको मॉनेटरी वैल्यू देनी पड़ती है, तो उसकी वजह से कंपनी का नुकसान हो जाता है। इसी तरह बैंक अगर कंपनी टाइमली या प्रॉम्प्ट पेमेंट ना करे तो बैंक इमीडिएट रीपेमेंट ऑफ लोन मांगती है, यानी अगर कंपनी ने लेट सपोज कोई लोन लिया है बैंक से और वो टाइमली उसकी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही, तो बैंक आपको एक नोटिस देगा जिसमें वो कहेगा कि आपको पूरे लोन की रीपेमेंट करनी है बिकॉज यू आर नॉट टाइमली रीपे योर लोन इन इंटरेस्ट। सही, तो आप जो है वो बैंक से भी जो है वो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं कि वो एक साथ आपको इमीडिएट रीपेमेंट ऑफ लोन की बात कर सकता है। इसी तरह सप्लायर्स जो है वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करना रुक जाएंगे और जिसकी वजह से आपको कैश पेमेंट देनी पड़ेगी उनको इमीडिएटली, और इसी तरह कस्टमर्स जो है वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी गुडविल खराब होगी, आपके प्रॉफिट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। तो these are the adverse consequences if you are not fulfilling the demands of the connected stakeholders. अब external stakeholders के बारे में हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स क्या हैं और वो क्या चाहते हैं कंपनी से। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर नाइदर इन्वॉल्व इन रनिंग द कंपनी नॉर डू दे हैव अ फाइनेंशियल लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन। दीज स्टेक होल्डर्स आर अफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशन पे भी अपना अफेक्ट डाल सकते हैं। वो किस तरह से, इन स्टेक होल्डर की एग्जाम्पल ये होगी कि ये या तो गवर्नमेंट में से होते हैं या फिर ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि
प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो और कंप्लायंस हो लॉ और रेगुलेशन का। अगर के कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है और जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली दे आर फेलिंग इन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, तो फिर गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हुई कौन? गवर्नमेंट। इसी तरह प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं? दे वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड इंश्योर एम्प्लॉय राइट्स आर फुलफिल्ड। ये वो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं पॉल्यूशन से, और एम्प्लॉय राइट्स या ह्यूमन राइट्स जो है वो फुलफिल हों, इसमें उनका एक अहम किरदार होता है। आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं जैसे कि इकरारुल हसन है, दे ही बिलोंग टू प्रेशर ग्रुप्स। तो अगर क्योंकि कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं हो रही होती है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट, तो वो एक्शन लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तो प्रेशर ग्रुप में आप इकरारुल हसन की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह हर वो इंसान जो एक्शन ले मतलब ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो वो प्रेशर ग्रुप में आता है। इसी तरह नॉट फुलफिलिंग एक्सटर्नल स्टेक होल्डर wants could lead to negative effects like fines and penalties levied by the government or suspension of operations. Not addressing pressure group concern could lead to negative reputation, negative goodwill हो जाती है। अब आपने देखा होगा अगर उसके शोज इकरारुल हसन के, तो आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं करती, कि अगर किसी भी तरह से वो ये बोलते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर्ड है, या आपकी जो इन्वायरमेंट है आपके रेस्टोरेंट का या किसी भी चीज़ का वो सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, एंड यू नीड टू रिफाइन योर, यू नीड टू पॉलिश योर प्रोडक्ट, यू नीड टू चेंज योर इन्वायरमेंट, आपको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फुलफिल नहीं करे उनकी डिमांड, तो कभी कभार ऐसा होता है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का ऑर्डर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और फाइन्स और पेनल्टीज जो है वो हैवी अमाउंट में जो है वो उन पर इम्पोज की जाती है, जो कि अल्टीमेटली नेगेटिव गुडविल का सबब बनती है। तो ये these are the external stakeholders, and I have explained that why these consequences have arisen to the organization. Okay, तो अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव पे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें जो है वो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर को की नीड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन और जो डायरेक्टर्स हैं उनको टफ डिसीजन करने पड़ते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है कि वो एक स्टेक होल्डर ग्रुप के डिसीजन को फुलफिल करेगी, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें दूसरे स्टेक होल्डर ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स या पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है अमंग दी स्टेक होल्डर ग्रुप्स, राइट। तो एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पे एबीसी कंपनी है जो कि रिसेंटली जिन्होंने अपनी मैनेजमेंट की जो पे है उसको इंक्रीज किया है ड्यू टू द प्रेशर बाय एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज ने उन पे प्रेशर डाला और उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज की पे को इंक्रीज किया। This has led to increased payroll cost or reduced profit, hence reducing dividends to the shareholder, paid to the shareholder. Shareholders have been concerned over dropping dividends. The directors now have a problem. If they try to reduce cost, including labor cost, employees are demotivated. If they fulfill the needs of the employees and pay higher wages, dividends drop and shareholders raise concern. तो ये एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है, इसको मैं इन शॉर्ट समझाती हूँ कि एबीसी कंपनी है, उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की पे को इंक्रीज किया क्योंकि उनके एम्प्लॉयज की तरफ से उनको प्रेशर आ रहा था कि हमारी जो पे है उसको इंक्रीज किया जाए। अब इंक्रीज पे करने का मतलब ये कि आपको आपकी पेरोल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जब प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो प्रॉफिट में से ही शेयर होल्डर्स को हिस्सा मिल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो जब शेयर होल्डर्स के डिविडेंड जो है वो कम होंगे क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ, तो शेयर होल्डर्स जो है वो उनका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब डायरेक्टर्स की ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको या तो उस अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है जिसमें लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, तो जब कॉस्ट वो रिड्यूस करेंगे तो इस तरह से एम्प्लॉयज डीमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और उनको अपनी वेजेस जो है उस हिसाब से नहीं मिल रही है, तो वो रिड्यूस हो जाए, वो जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयज की डिमांड को फुलफिल करते हैं, उनकी वेजेस को हाई कर देते हैं, तो इस तरह से डिविडेंड ड्रॉप होंगे और वो शेयर होल्डर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं
उनको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। तो ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट। यानी आप एक की डिमांड पूरी करें तो आपको दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माइट बी एट द एक्सपेंस ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट। एंड ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर would like it to change the lowest possible price for its goods and services. Shareholders would like to charge the highest possible price as they will make more money. तो ये एग्जाम्पल तो बहुत ही जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल है। इसमें यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है उसकी एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर है जो चाहता है कि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे मिल जाए, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्राइस को रिड्यूस करती है तो शेयर होल्डर की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि उनके डिविडेंड जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं प्रॉफिट रिड्यूस होने की वजह से। शेयर होल्डर क्या चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस रखे ताकि हाईएस्ट प्रॉफिट बने और उनको डिविडेंड ज्यादा मिले। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक आ जाता है जिसकी वजह से जो है वो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। Directors need to prioritize stakeholder and devise a strategy to deal with stakeholder needs and manage the conflict. To do this, stakeholder mapping is used. अब जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो डायरेक्टर्स को क्या चाहिए कि वो प्रायोरिटाइज करें स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स को और एक स्ट्रेटेजी जो है वो आप डिवाइस करें, एक प्लान डिवाइस करें जिसमें आप स्टेक होल्डर की नीड्स और उनके कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकें। और इसके लिए एक मैप यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा मशहूर मैप है ये, इसको मेंडलोस फ्रेमवर्क कहा जाता है। ये डायरेक्टर्स यूज करते हैं और इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कौन है और ड्राफ्ट करते हैं अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कि किस तरह से उनकी नीड्स को हम फुलफिल करें। This framework is used by the organization to analyze which stakeholder is most interested in organization day-to-day activities and have the power and influence to change decision. In this way, the organization can decide how to prioritize stakeholder and fulfill their demands. इस मैपिंग में आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर्स ये देखते हैं कि कौन से वो स्टेक होल्डर है जो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं डिसीजन पे, और उनको कैटेगराइज करते हैं इस स्ट्रेटेजी में कि किस तरह से उनको आप प्लेस करें कि सबकी डिमांड्स जो है वो फुलफिल हों और विदाउट मतलब आप जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज किए हुए। राइट, तो सबसे पहले तो हम इस मैप को देख लेते हैं। तो इस मैप में आपको नजर आ रहा होगा कि जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट है उसमें क्या है कि हाई पावर लो इंटरेस्ट यानी कीप सेटिस्फाइड पावर के हवाले से। लेवल ऑफ इंटरेस्ट में अगर लो होगा इंटरेस्ट, अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाती हूँ, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर मैं आपको मैप दिखाती हूँ ताकि इसको सही से समझ आए। पहला जो क्वाड्रेंट है उसका मतलब है ये फर्स्ट है, सही। पहला जो क्वाड्रेंट है उसका मतलब है हाई पावर एंड low interest. These stakeholders have high power and can influence the decision taken by the organization. They do not take an active interest in the daily activities of the organization. Government will fall into this category. The government does not take an interest in what the organization is doing as long as law and regulation is followed. However, government has the power to shut down operation if it felt that laws are not being fully followed. Such stakeholders should be kept satisfied and their demands should be met so that they do not interfere in decision making. अब आपने देखा होगा कि जो पहला क्वाड्रेंट है वो है हाई पावर और लो इंटरेस्ट का। इसमें जो क्लासिक एग्जांपल है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को ये नहीं फर्क पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी डे टू डे एक्टिविटीज किस तरह से परफॉर्म करी, क्या कर रही है, लेकिन उनको फर्क पड़ता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसको आउटकम क्या होगा। तो जब हाई पावर और लो इंटरेस्ट हो तो इसमें हमारा जो ध्यान जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है। गवर्नमेंट में हाई पावर होती है और लो इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को लेके। तो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर सकती है अपने डिसीजन on the basis of its power. राइट, और उसकी वजह से वो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो उसके ऑपरेशन को बंद करवा सकती है। तो ये हाई पावर और लो इंटरेस्ट में आ गया जो कि हमारा पहला क्वाड्रेंट था। इसी तरह हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है।
इसमें हाई पावर यानी पावर भी हाई हो और इंटरेस्ट भी हाई हो। तो ये कौन लोग होते हैं? दीज आर द की प्लेयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल डिसीजन टेकन बाय द बिजनेस शुड बी एक्सेप्टेबल टू देम। They take an active interest in organization daily activities and have the power to significantly affect business if they want. Major customers fall into this category. Not only do they take interest in what the organization is doing, they have the power to significantly reduce revenue. अब आप इस क्वाड्रेंट में किसको लेते हैं? हाई पावर और हाई इंटरेस्ट। ये कौन लोग होते हैं? दीज आर दी मेजर कस्टमर्स। ये वो कस्टमर्स होते हैं जिनकी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को मेजर रेवेन्यू गेन हो रहा होता है। अगर ये की प्लेयर्स यानी ये कस्टमर्स, दे आर द की प्लेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये की प्लेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ से निकल जाते हैं तो उनका मेजर रेवेन्यू इफेक्ट करेगा। यानी उनका मेजर रेवेन्यू डिपेंडेंट है किस पे? मेजर कस्टमर्स पे। तो मेजर कस्टमर क्या है? हाई पावर भी रखते हैं क्योंकि उन्हें कंसर्न होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से, और हाई इंटरेस्ट भी रखते हैं। हाई पावर इस तरह से कि वो इम्पोज कर सकते हैं अपने डिसीजन को कंपनी पे, और हाई इंटरेस्ट वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में कंसर्न रहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये आपकी क्लासिक एग्जाम्पल है दूसरे क्वाड्रेंट की। इसी तरह तीसरा जो हमारा क्वाड्रेंट होता है वो होता है लो पावर लो इंटरेस्ट। अब ये इसमें कौन कौन से लोग होते हैं? दीज आर द मिनिमम एफर्ट स्टेक होल्डर। They have very little interest in the organization activities and do not have the power to influence decision. Migrant workers are example of this category. They are hired for a fixed term contract and hence they do not have an interest in the business activities beyond that time period and do not have the power to influence decision. जो low interest और low power वाले लोग होते हैं, these are the minimum effort stakeholder। यानी इनको जो है वो बिल्कुल भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज से कंसर्न नहीं होता, ना कि इनकी कोई मेजर पावर होती जो इन्फ्लुएंस करे ऑर्गेनाइजेशन पे। दीज आर दी मिनिमम एफर्ट स्टेक होल्डर। आप इनको सिर्फ क्या करें? सेटिस्फाई रखें। आप इनको क्या करें? आप मिनिमल एफर्ट करें। तो ये हैं, एक मिनट, आप क्या करें? आप इनमें, ये है लो पावर लो इंटरेस्ट, आप क्या करें? इस पे मिनिमल एफर्ट करें, क्योंकि दे आर कमिंग टू जस्ट गेन देयर मॉनेटरी वैल्यू। ये वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और इन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही खत्म होगा इनको कंसर्न नहीं होगा कंपनी में क्या हो रहा है डे टू डे, और कंपनी पे इनका ना ही कोई मेजर डिसीजन होगा, इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। तो ये इन्फ्लुएंस नहीं करते कंपनी पे, ना ही इनका जो है वो कोई इंटरेस्ट होता है। तो दीज आर दी मिनिमल एफर्ट पीपल। ओके। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हमारे आते हैं लो पावर बट हाई इंटरेस्ट। यानी ऐसे लोग जो लो पावर रखते हैं कंपनी पे बट दे आर ऑफ हाई इंटरेस्ट, मतलब पर्सन्स। These are the stakeholders that should be kept informed of the organizational activities. They do not have the power to influence decision but do take an active interest in what the organization is doing. Management needs to convince opponents to the strategy that the plans are justified, otherwise they will try to gain power by influencing stakeholder in high power groups like shareholders. ये वो लोग होते हैं जिनको आप informed रखते हैं। They will be kept informed by the organization about their decision. यानी ये वो लोग होते हैं जो लो पावर होते हैं और हाई इंटरेस्ट होते हैं। इनकी पावर तो लो होती है लेकिन इनका इंटरेस्ट हाई होता है कि कंपनी क्या कर रही है। आप इनके लिए क्या कर सकते हैं? आप इनके लिए ये कर सकते हैं कि आप इनको इन्फॉर्म रखें, राइट। इनको आप इन्फॉर्म रखें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसीजन ले रही है, ताकि अगर ऐसा होगा कि इनको लगे कि कोई एक चीज जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाला क्वाड्रेंट है उनको ये डिस्टर्ब करें और उनको ये वो चीज बताएं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि दे आर नॉट प्लेइंग देयर रोल और एनीथिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको इन्फॉर्म रखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और इस डिसीजन के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद था। तो these are the four quadrants and four levels के अब आपको ये लेवल समझ आएगा कि बेसिकली क्या लेवल होता है। ये
सबसे पहले तो आपके आ जाता है हाई पावर और लो इंटरेस्ट, यानी वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पे हाई पावर यानी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पे अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं और उनको डे टू डे ऑपरेशन में जो है वो इंटरेस्ट लो होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इनको ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई रखना पड़ता है, दिस शुड बी केप्ट सेटिस्फाइड, राइट। इसी तरह जो दूसरे क्वाड्रेंट के होते हैं वो होते हैं हाई पावर और हाई इंटरेस्ट, राइट। हाई पावर और हाई इंटरेस्ट वाले होते हैं की प्लेयर्स। की प्लेयर्स को आपको बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल में आपको इसको जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि ये कस्टमर्स होते हैं और ये आपकी गुडविल पे बुरा असर डाल सकते हैं अगर इनकी डिमांड्स आप पूरी ना करें। दे हैव हाई पावर ऑफ द डिसीजन जो इन्फ्लुएंस करेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड दे हैव हाई इंटरेस्ट इन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इन डे टू डे एक्टिविटीज, राइट। तो आपको इन पे जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल इन पे बहुत ज्यादा आपको जो है वो फोकस करना होता है कि इनकी वांट्स क्या है और किस तरह से आप इनको फुलफिल करें। इसी तरह जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे आते हैं लो पावर और लो इंटरेस्ट, यानी मिनिमल एफर्ट वाले स्टेक होल्डर्स। इनकी आपको सिर्फ जो है वो इनको आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आप क्या कर रहे हैं, सही। बल्कि इनको इन्फॉर्म नहीं करना होता, आई एम सॉरी, इन पे आपको मिनिमल एफर्ट्स करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और जो डिसीजन पावर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको। इनकी डिसीजन पावर ना ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फ्लुएंस करेगी और ना ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज से इनको कोई फर्क पड़ेगा। तो इन पे मिनिमल एफर्ट रखनी है। इसी तरह जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो लोग आते हैं जिनकी लो पावर होती है और इंटरेस्ट हाई होता है। ये फिर भी आपको इनको इन्फॉर्म रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले जो हमारे जो दोनों स्टेक होल्डर्स है इन पे जो है ये कोई ऐसी जो है वो बात कर दी कि कंपनी इज नॉट फुलफिलिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, और इस तरह से ये दोनों क्वाड्रेंट्स को डिस्टर्ब करें। तो इससे पहले कि ये डिस्टर्ब करें इन दोनों स्टेक होल्डर्स के ग्रुप को, इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि व्हाट कंपनी इज डूइंग एंड व्हाई कंपनी इज डूइंग दिस, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इस पूरे मैप को अच्छी तरीके से पढ़ना है, आपको डिटेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाई भी है और मैंने लिखा भी है। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो थ्योरी है ये समझ आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग है मेंडलोस फ्रेमवर्क, और बहुत ज्यादा ये F1 का एक फेमस टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार आता है। तो अगर आपको ग्रिप अच्छी लेनी है F1 पे, तो जो मैं डे 1 से आपको थ्योरीज पढ़ा रही हूँ और जिन पे मैं कह रही हूँ कि दीज आर दी इम्पोर्टेंट थ्योरीज, ये इम्पोर्टेंट है। जो मैं बता रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है उसको आपको अच्छी तरीके से डिटेल में इन डेप्थ आपको पढ़ना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और उसको आपको जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपको मुझसे पूछना है। आपके पास ईमेल एड्रेस है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी मुझे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। इसी तरह मैं आपको जो है वो समझाऊंगी अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ, और जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। डू प्रैक्टिस, ओके। आपको थ्योरी में प्रैक्टिस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी में स्टूडेंट्स बहुत जो है स्ट्रगल करते हैं F1 के पेपर में। तो इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना है आपको, और आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो ज़रूर आपको नए टॉपिक के साथ मैं अच्छी तरीके से टीच करूँगी कि क्या दूसरी थ्योरीज होती हैं, और आगे आगे जिस तरह से हमारी क्लासेस बढ़ेंगी हमारे जो सिलेबस की कवरेज है वो मैक्सिमम होती चली जाएगी, और इसी तरह आपको इजीली F1 समझ आता चला जाएगा। ओके, टिल द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज।